when you go into the process industry तो आपको process hazards नज़र भी नहीं आए। पाइप के अंदर कुछ उल्टा सीधा हो गया है, अब उसका असर कहाँ कहाँ तक जाएगा, उसको हम कहते हैं प्रोसेस से। इग्निशन सोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा, लीकेज कितनी ज़्यादा हुई थी, धमाका कितना बड़ा हुआ, इर्द गिर्द सिचुएशन क्या थी, लोग कितने काम कर रहे थे वहाँ पर, वो फिर लग सकता है। और ये फिर केमिकल मैन्युफैक्चरर्स की कोई एसोसिएशन हो, वो गवर्नमेंट को जनाब ये लॉ बना दें, ये तो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, ये कहीं पर भी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, माय नेम इज़ काशिफ रशीद। आई एम वर्किंग इन पेट्रोकेमिकल infrastructure consultancy industry for the last 25 years in the capacity of operations engineer, HSE engineer, EHS manager and blah blah. Environment health and safety में मैं काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में, इससे पहले GCC में, जिनको आप अरब कंट्रीज़ कहते हैं, यूरोप में और अमेरिका में यहाँ काम कर चुका हूँ। Currently, I'm running my own consulting firm, and I'm working as a consultant with the World Bank in Pakistan as well. हमारी कुछ सीरीज़ ऑफ मॉड्यूल्स हैं जो हम लोगों ने प्लान किए हैं। ये सीरीज़ ऑफ मॉड्यूल्स आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ HSE, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट, या एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, या सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, तो EHS, HSE, SHE, ये सारे नाम चलते हैं, ठीक है। डिफरेंट कॉर्पोरेशंस इसको यूज़ करती हैं। ये फंडामेंटल्स अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं, जो ये 5 या 6 हमारे मॉड्यूल्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा स्केड्यूल कैसे रहता है फॉर द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स, तो वी कैन cover this in 5 or 6 modules, and once we have completed these modules, you guys will be able to understand the importance of HSE. You will be able to understand the organization's philosophies, how do they operate from OHS perspective या EHS perspective, कैसे काम करती हैं, और आप लोगों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वंस यू आर इन द इंडस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट टू ऑप्ट EHS or occupational safety as a career path, you can go for certifications. These modules will be good enough to give you fundamentals and initial flavor, जो आपको हेल्प करेगा कि आप निबोश, आयोश की जो फंडामेंटल सर्टिफिकेशंस हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, उनको आप क्वालिफाई कर सकें। सो दीज मॉड्यूल्स विल बी शेयर्ड बाय तालीम मुमकिन टीम विद यू लेटर ऑन, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इसके समरी या इसका किसी तरह के ये जो स्लाइड पैक है, ये आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया जाए बाद में, ठीक है। यहाँ आप लोगों की सिर्फ 2 जिम्मेदारियाँ हैं क्लास में, जब तक आप यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ 2 जिम्मेदारियाँ हैं आप लोगों की। नंबर 1 कि आपने मुंह के नीचे हाथ नहीं रखना, ये पहली जिम्मेदारी है आप लोगों की, ठीक है। इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि इससे नींद गलबा पा लेती, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट टाइम आपकी जिम्मेदारी ये है कि 11 बजे अगर क्लास स्टार्ट होनी है OHS मॉड्यूल, तो 11 बजे ही होगी, ठीक है। 11:05 के बाद आप में से कोई अंदर नहीं आएगा, ठीक है। वो लिंक ले ले, बाद में नोट्स ले ले, किसी और से रब्ता कर ले, लेकिन लाइव वो सेशन अटेंड नहीं करेगा। ये नॉर्म्स हैं, ये रूल्स हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जहाँ कहीं पर आप लोगों को क्वेश्चन कोई सुनना हो, कैप उतार दो, कुछ नहीं हो रहा अभी। हाँ, जहाँ कहीं पर आपको लगे कि you need some explanation, you need a break, you will raise your hand and tell me, ठीक है। नोट कुछ करना हो तो कीजिएगा। I would recommend कि don't do anything, just focus here and let's share our experiences on this front कि ये क्या है, क्यों है, और हमारे लिए इसमें क्या है।
व्हाट्स इन इट फॉर अस, हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं फ्यूचर में एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर. माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन विच आई हैव ऑलरेडी गिवन, यू डोंट नीड टू नो. ये स्लाइड्स कितनी क्लियर नज़र आ रही हैं आप लोगों को ख़ास नहीं है, परेशानी नहीं है. कोशिश करते हैं कि कुछ नज़र आए इसमें. गौर से देखिए ज़रा ये क्या हो रहा है. यू डोंट हैव टू कमेंट, जस्ट देखिए. मैंने देखने को कहा है, बोलने को नहीं. चाचा जी क्या कर रहे हैं? स्मोकिंग कर रहे हैं. और साथ साथ क्या करें? स्मोकिंग करते रहें, भले करें जी, दिन में 2-2 पैकेट करें स्मोकिंग, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन किसी अच्छी जगह पे कर लें. ठीक है. ये कहाँ पे कर रहे हैं? कुछ हो सकता है? इसे कहते हैं लाइल्मी भी एक नेमत है. इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग बेटा. उसके साहब में चौधरी साहब ने तुसा लपेटा हुआ है और वो अपनी कश लगा रहे हैं और पेट्रोल भरी जा रहे हैं ईजी होके. उनको बस वो आगे की सोच रहे हैं कि आगे कहाँ पहुँचना है, आगे मैंने कहाँ पर जाके खाना पीना करना है, क्या करना है. उनको नहीं पता यहाँ क्या हो सकता है. ठीक है. so, टैंक ओवरफिल हो जाता है घर में कभी कभी. पानी की टंकी वगैरह होती है, मोटर चलती रह गई, ओवरफ्लो हो गया. हम नहीं करते ये इंडस्ट्री में भी हो जाता है. तो आप लोग अपने आप को मतलब इतना गिल्टी फील ना कीजिएगा कि आज मैंने मोटर चलती रहने दी, पानी ओवरफ्लो हो गया. ये यूके का एक टैंक फॉर्म है. यूके का एक टैंक फॉर्म है. टैंक फॉर्म समझते हैं आप? फ्यूल स्टोरेज एरियाज़ होते हैं. स्ट्रेटेजिकली मुल्कों ने अपने जगह जगह पर टैंक फॉर्म्स बनाए होते हैं कि बाहर से जब फ्यूल आता है या रिफाइनरी से जब फ्यूल आ जाता है तो उसको वो मुख्तलिफ जगहों पर स्टोर करते हैं, बड़े बड़े टैंक्स, और उसको टैंक फॉर्म कहते हैं. 20-20, 25-25 टैंक वहाँ पर बने हुए होते हैं. ठीक है. पाकिस्तान में भी स्ट्रेटेजिकली मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपको ये टैंक फॉर्म्स नज़र आते हैं. रिफाइनरी से ऑयल आता है, वहाँ पर स्टोरेज कर ली जाती है. ये भी एक यूके का टैंक फॉर्म है. हुआ यही है कि वहाँ पर भी मोटर चलती रह गई है, टैंकी ओवरफ्लो हो गई है. ये सिक्योरिटी कैमरा से इसकी फुटेज आई है. सिर्फ 15 मिनट, 16वां मिनट चल रहा था ये. ठीक है. टैंक ओवरफ्लो हुआ है फ्यूल ऑयल, पेट्रोल का कह लीजिए. ठीक है. और क्योंकि सर्दी है, 11 दिसंबर की डेट आपने शायद पढ़ी होगी यूके में, 11 दिसंबर. तो ये फ्यूम्स जो हैं इन्होंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया. और आपने सिर्फ देखा है एक सिक्योरिटी कैमरा से कि वो कितनी तेज़ी से पूरे इलाके में फैल गए हैं. नाउ जस्ट इमेजिन, दिस इज़ पेट्रोल फ्यूम्स. ठीक है. अभी इनसे कुछ हुआ नहीं सिवाय इसके कि स्मेल आएगी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा. होगा कब? जब इसको फैंटास्टिक बेटा, जब इसको स्पार्क मिलेगा या इग्निशन एनर्जी मिल जाएगी. वो मिल गई थी वैसे, इतनी देर में बच नहीं सकती ना आप. टैंक फॉर्म में तो आप रहे नहीं. जितना वॉल्यूम था, जितनी अमाउंट थी, दैट हैज़ टू स्प्रेड, और वो एयर के साथ साथ स्प्रेड हुई है और नियर बाय किसी हाउस में गई है. जहाँ से गई है लातादाद वहाँ पे सोर्सेज अवेलेबल हैं. ठीक है. इग्निशन के कहीं ना कहीं से उसको मिला है, एंड देन इट डिफ्लैग्रेटेड, वापस आया इतनी स्पीड के साथ. और उसके बाद के नताइज जो हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं, वो ज़रा आप देखिए. अगली सुबह ये टैंक हुआ करते थे बड़े बड़े, जिनकी सिर्फ अब फाउंडेशंस अवेलेबल हैं. कैन यू सी? तो नेक्स्ट टाइम आप घर की मोटर चलती रह जाए और टैंक ओवरफ्लो हो जाए तो ज़्यादा बुरा नहीं मनाना. घर वालों से कहना ऐसे काम तो मतलब यूके में भी हो जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है. क्या हो गया अगर हमारे से टैंकी ओवरफ्लो हो गई है? वेल, दीज आर द थिंग्स बच्चे जो रूटीन में आप लोग देखते हैं, नज़र आती हैं. एंड वी थिंक, बड़ा फेमस हमारा सेंटेंस है कि कुछ नहीं होता.
जब इंडस्ट्री में बेटा, जब आप ये लोग ये अप्रोच आना शुरू हो जाए ना कि कुछ नहीं होता, रूटीन का काम है यार, 36 दफा किया, अब 20 साल से कर रहा हूं यार मैं ये काम, तभी कुछ होता। When you start thinking कि ये काम जो मैं कर रहा हूं इसके कॉन्सिक्वेंसेस वही होंगे जो कल हुए थे या परसों हुए थे, और विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन के व्हाट हैज चेंज्ड, देयर विल बी अ डिजास्टर टू हैपन, डिपेंड्स ऑन द लक फैक्टर। हो सकता है ये जो फ्यूम्स यहां से निकले थे इनको कोई इग्निशन सोर्स ना मिलता, इट कुड हैव बीन कंट्रोल्ड, शायद इस पे काबू पा लिया जाता, सिर्फ फ्यूल का ही नुकसान था, वो फाइनेंशियल नुकसान था। ये जो माली नुकसान हुआ है, एसेट ही पूरे का पूरा तबाह हो बर्बाद हो गया है, शायद ये ना होता। वहां लक फैक्टर थी, उस्ताद जी सिगरेट पी रहे हैं और फ्यूलिंग का ऑपरेशन चल रहा है, फ्यूल भर रहे हैं, फ्यूम्स वहां से भी आपको पता है जब भर रहे होते हैं तो निकल रहे होते हैं, नहीं हुआ, नथिंग हैपन। और हो सकता है वो इससे इनकरेज हो गया हो, अगली दफा वो इससे भी डबल कोई उल्टी हरकत कर रहा हो, ठीक है, और सिगार पी रहा हो या हुक्का ही ले जाए साथ, तो कोई मसला नहीं जी, मैं फ्यूल भरते हुए ये भी काम करूंगा, इनकरेज कुछ नहीं होता। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन लक फैक्टर। वंस you have taken the action, there will be consequences. It all depends कि consequences कितने बुरे होते हैं या अच्छे होते हैं, ये luck factor पे depend करता है। However, what we are trying to do here, we are trying to find out कि आप लोगों के actions, especially in industry, they have consequences. आपके decisions, आप जिस पेपर पे साइन करोगे, किसी को ऑथराइज करोगे काम करने के लिए, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, देयर कुड बी कॉन्सिक्वेंसेस। आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन करने के काबिल बनाना है, ठीक है, इसको ऐसे करके मारो, मार दो जल्दी से। हाँ, उस वक्त वो सजदे में गया हुआ था जब मैं कहा था तुम्हें कि मार दो, ठीक। तो आप लोगों को यहाँ पर हम जो इस मॉड्यूल में चीज़ें डिस्कस करेंगे, मुझे कुछ ऐसे टूल्स आप लोगों को, कुछ टेक्निक्स आप लोगों को ऐसी प्रोवाइड करनी है जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एक सही फैसला करने में मदद देंगे। कल्चर क्या होता है वहाँ पर, कैसे काम होता है, कैसे इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, ये सारी बातें हम लोग टेक केयर करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनके मुतालिक आपको एक फ्लेवर दिया जाए, इंडस्ट्री में कैसे इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। ILO का नाम सुना बेटा किसी ने? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की के अंडर एक इदारा है जो लेबर कंडीशंस को और वर्किंग कंडीशंस को मॉनिटर करता है और उसके मुतालिक कुछ रूल्स, रेगुलेशंस और उसको कहते हैं पैक्ट्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्रिएट करता है, जिसको फिर गवर्नमेंट्स अडॉप्ट करती हैं और आगे चलती हैं। ILO फरमा रहा है जी, को पढ़ सकता है बेटा, मेरे पास ऐनक नहीं है, क्या लिखा हुआ है? ऊंची आवाज में थोड़ा सा सबको सुन जाता है। According to ILO reports, 2.2 million people die every year due to work-related accidents or illness. More than 270 million workers are injured, and an estimated 160 million suffer work-related illness. ये 2.2 मिलियन कितने होते हैं सादा लफ्जों में? 22 लाख बंदे हर साल जान से हाथ धो बैठते हैं। कितनी अच्छी खबर है कि तुम लोग ग्रेजुएशन करके एक ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पर प्रोबेबिलिटी क्या है कि 22 लाख बंदे मर रहे हैं। तो खास अच्छी खबर नहीं है ये, ठीक है, ओके। चले, अगर नहीं मरते तो 270 मिलियन, 2 करोड़ 70 लाख जो हैं वो वर्क रिलेटेड इंजरीज, मरे नहीं तो कम से कम जख्मी तो देखिए, इस पे तो मानना पड़ेगा आपको, ये जरूरी थी। अच्छा, दिस इज सीरियस, ये ग्लोबल नंबर्स हैं। 2.2 मिलियन पीपल आर डाइंग एवरी ईयर। 22 लाख बंदे जान से हाथ धो रहे हैं हर साल, और तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख
वर्क रिलेटेड इंजरीज, किसी ने अपनी कमर इंजर कर ली, किसी ने टांग इंजर कर ली, किसी के को एम्प्यूटेशंस हो जाती हैं, मतलब को बॉडी पार्ट कट जाता है, तो ये सब कुछ इंडस्ट्री में होता है. सो व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? The key figures for the year 2017-18 for UK, सिर्फ यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के लिए सिर्फ फिगर्स हैं. 144 फैटल इंजरीज, 144 बंदे जान से गए काम के दौरान. 1.4 मिलियन, 14 लाख वर्किंग पीपल सफरिंग फ्रॉम अ वर्क रिलेटेड इंजरीज. 30.7 million working days lost due to work-related illness and workplace injury. What is this? Can anybody explain? ये को समझ आई ये बात की? वर्क, आप इंजीनियर हैं एक साइट पे, ठीक है, तबीयत खराब हो गई, कमर में दर्द हो गई जी, तो काम कर रहे थे आप वहाँ पे, दर्द हो गई, छुट्टी ले ली आपने. ऑर्गेनाइजेशन को कितने नफलों का स्वाब. एक तो वो पैसे लगाया आपके मेडिकल के ऊपर, आपको सैलरी दे, काम आप कर नहीं रहे, इसको कहते हैं डेज लॉस्ट. इंजरी, इलनेस की वजह से अगर आप अपने काम की जगह पर ना पहुंच पाएँ और डिलीवर ना कर पाएँ, ठीक है, इसको लॉस्ट डेज कहते हैं. ठीक, कितने दिन ज़ाया हो रहे हैं सिर्फ ऑक्यूपेशनल हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से? 30.7 मिलियन वर्किंग days lost due to work related illness and workplace injuries. 493 cases were prosecuted. मैनेजर मैं हूं, मैंने कहा जल्दी से जाओ भाई, ये मेज़नाइन फ्लोर पे जाओ, 3 बड़े बड़े डब्बे पड़े हुए हैं, वो ज़रा जल्दी से लेके आओ नीचे. या कोई भी ऑपरेशन कहा, ये फलाना वैल्व जाओ जाके खोल के आ जाओ. आप खोलने गए, ठीक है जी, आपने अपना हाथ जला लिया, ज़ख्मी कर लिया, आपको चोट वोट लगी, आपने आके जनाब केस कर दिया. उन्होंने कहा ये तो ये नालायक मैनेजर है, इसने मुझे गलत ऑर्डर दिया, खुद देखा नहीं है जाके इसने कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. मैंने भी नहीं देखा, मेरे मैनेजर ने कह दिया, मैंने जाके कर दिया. तो ये पाकिस्तान में अभी ये सू करने का ये कल्चर थोड़ा सा कम है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है. दुआ कीजिएगा कि आपकी रिटायरमेंट से पहले पूरी तरह ना आ जाए, क्योंकि हम लोगों ने भी तो उल्टे काम करने हैं ना जाके इंडस्ट्री में थोड़े बहुत. इंग्लैंड में सिर्फ फाइन्स एंड कन्विक्शंस टोटल्ड 72.6 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग. 72.6 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग. ये सिर्फ फाइन्स हुए हैं हमारे जैसे लोगों को जो गलत ऑर्डर दे देते, या इंडस्ट्री को, जिस इंडस्ट्री ने प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं की थी, सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए थे और अपने एम्प्लॉयज़ से कहा था कि ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर दें, which resulted in injury, illness or fatality. And as a result, the case were presented in the court of law and organizations or individuals were fined. और ये जुर्माने की मिकदार जो है, तादाद जो है, अमाउंट 72 मिलियन से ज़्यादा है सिर्फ इंग्लैंड के एक साल के ये नंबर्स. एक झलक ओशा, यूएसए ऑक्यूपेशनल फैटेलिटीज, जस्ट एक ट्रेंड्स. यूएसए में, अमेरिका में सालाना 2006 से लेकर 2018 तक फैटेलिटीज, अमवात इंडस्ट्री में काम करते हुए, किसी भी साल सबसे कम किसमें है? कैन यू सी फिगर आउट? को मोटा मोटा सा नजर आ रहा है? 2009 बहुत अच्छा साल था. उस साल क्या हुआ था? 4,500 सिर्फ लोग जान से हाथ धो बैठे थे इन अ ईयर इन यूएसए ओनली. और मैक्सिमम अराउंड 5,800 समथिंग in 2006. It's a significant number, yeah. This is significant number. Just imagine people going to earn their bread and butter,
रिस्क कमाने के लिए जा रहे हैं, अपने काम की जगह पर जा रहे हैं, अपने ऑक्यूपेशन की प्लेस पर जा रहे हैं, एंड दे आर नॉट कमिंग बैक, दे आर डाइंग। You just got the news that he is or she is no more. Why? Because the arrangements or somebody did not perform his or her job to inform, to identify the risks, to put some controls over it, and as a result, we had this sad scenario, these very saddening numbers. So, I'm just setting the scene कि एक ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है, क्या स्टेटस है करंटली, ठीक है। कुछ जस्ट सैंपल नंबर्स आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान के इससे कुछ अच्छे नहीं होंगे, बट द गुड थिंग इज इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। हम नंबर इकट्ठे नहीं करते इसलिए हमारे पास कोई ख़ास फिगर्स हैं नहीं बताने के लिए, ठीक है, इसलिए हम बताते ही नहीं। लेकिन इट इज़ फार वर्स्ट, इससे कहीं ज़्यादा है इंफ्रास्ट्रक्चर में और ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर में। इन सेक्टर्स में जो ऑक्यूपेशनल इंजरीज़ हो रही हैं या फर्टेलिटीज़ हो रही हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है। एक सेफ एस्टिमेट आप लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स हमारे पास नहीं है, ठीक है। व्हाट विल डू इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग मंथ्स, जब हम ये मॉड्यूल्स को अनफोल्ड करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, व्हाट विल डू, we'll discuss the fundamentals of occupational and process safety management. Okay. Relevant regulatory coverage and international codes and standards जो इन चीज़ों को कवर करते हैं इंटरनेशनली और नेशनली, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में। We'll talk about the पाकिस्तानी regulatory regime कि हम यहाँ पर कौन सी ऐसी regulations हैं जिनको comply करना हमारे लिए ज़रूरी है। Hazard identification and risk assessments as an engineer, as a manager, as a supervisor, these will be the techniques that you should be focusing on, जो इंडस्ट्री में बार बार आपको डे इन डे आउट आप लोगों का वास्ता पड़ेगा कि एक प्रोसेस होना है, एक काम होना है, एक जॉब होनी है, हाउ टू असेस इट्स रिस्क्स, उसके रिस्क्स क्या हैं और उसके लिए कंट्रोल मेजर्स हम क्या क्या दे सकते हैं, ठीक है, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मेंटेनेंस टाइप्स एंड कंट्रोल मेजर्स जो एक रूटीन इंडस्ट्री जॉब है, इसको हम परमिट सिस्टम को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या करता है, कैसे इन रिस्क को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। करेंगे क्या हम जनाब, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम ये करेंगे कि असाइनमेंट्स हर मॉड्यूल पे आपको एक छोटी सी असाइनमेंट आपको दी जाएगी, जस्ट टू कीप द बॉल रोलिंग, थॉट प्रोसेस आपका चलता रहे, क्लासरूम प्रेजेंटेशन एंड अटेंडेंस और एक फाइनल असेसमेंट होगी आपकी, ठीक है। ये सारा कुछ कर लेने के बाद आपका दिस इज़ जस्ट टू इंश्योर कि जो कुछ हमने आपको टाइम निकाल के या एफर्ट लगा के यहाँ पर इम्पार्ट किया, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किए, यू गाइज आर रिटेनिंग इट। अगर कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे आपके, एंड इफ़ यू डू इट सक्सेसफुली, एज आई टोल्ड यू कि हमारी जो जनरल सर्टिफिकेशंस हैं, जनरली अवेलेबल जो सर्टिफिकेशंस हैं सेफ्टी की, ठीक है, यू कैन क्वालिफाई दैट एज, दैट वुड बी ईजियर फॉर यू, ठीक है। करेंगे क्या हम जनाब, हम मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन टू OHS एंड प्रोसेस सेफ्टी फंडामेंटल्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं और लोकल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर प्लांट सेफ्टी क्या क्या हैं हमारे पास। मॉड्यूल 2 एंड 3 में हम हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, वेरियस टेक्निक्स ऑफ प्रोसेस हैज़र्ड एनालिसिस, इनको डिटरमिन करेंगे। मॉड्यूल 4 में फायर एंड एक्सप्लोजन्स, मिटिगेशन मेजर्स इन इंडस्ट्री, इस एलिमेंट को हम डिस्कस करेंगे जी। और फाइनली प्लांट मेंटेनेंस एंड टाइप सेफ्टी कंसिडरेशंस, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, गेट रेडी जी फॉर अ रोलर कोस्टर राइड। थोड़ा सा तेज़ होने लगा काम अब।
occupational safety deals with the prevention of accidents and hazardous situations arising from workplace environment. वर्कप्लेस जहां पर आप काम करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर जो रिस्क्स हैं, हैजर्ड्स हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे कैसे बचना है आपने. प्रिवेंशन. प्रिवेंशन इज द की वर्ड. रिमेंबर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में प्रिवेंशन इज द की वर्ड. प्रिवेंट करना है आपने. करते क्या हैं जी? ये अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड कंसर्न विद द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ पीपल एट ऑक्यूपेशन. जनाब, इस डोमेन में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की जो फील्ड है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की जो फील्ड है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो इसको कैसे डिफाइन करती है. लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन है. 2-3 कंडीशंस हैं जी इसमें. नंबर 1 है जी द मेंटेनेंस एंड प्रमोशन ऑफ वर्कर्स हेल्थ एंड वर्किंग कैपेसिटी. नंबर 2, improvement of working environment to become conducive to safety and health. And 3, development of work organizations and working cultures in a direction which supports health and safety at work. तीन कंडीशंस हैं ILO की डेफिनेशन याद रह जाए अच्छी बात है. अदरवाइज प्रिवेंशन इज द कीवर्ड. प्रिवेंशन के अराउंड तुम अपनी एक डेफिनेशन खुद बना सकते हो कि बंदों को नुकसान पहुंचने से प्रिवेंट करना है हमें. प्रिवेंशन फ्रॉम हैजर्डस सिचुएशन, हार्म, इंजरी, इलनेस, फैटेलिटी इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी. प्रोसेस सेफ्टी. उससे पहले मैं इधर आ जाऊं. प्रोसेस सेफ्टी की डेफिनेशन मैं बाद में बताता हूं. पहले ज़रा ये एक इंटरेस्टिंग एक एक्सपेक्ट. लॉयन वर्सेस टाइगर. जंगल का बादशाह शेर, और नीचे वाला टाइगर क्या है? टाइगर शेर होता है हैं? वो क्या होता है? शेर. हाँ, दौड़ने में तेज है ये. हाँ, तो ये क्या चीता है ये? नहीं, चीता तो डॉट्स वाला होता है. नीचे वाला क्या है? इसी पे रौला पड़ गया है. आगे क्या कहानी चल रही है? हाँ, क्या लफ्ज बोला? बब्बर शेर. उसको बब्बर शेर, लोकल लैंग्वेज है हमारी, वो बब्बर शेर है. ठीक है. नीचे वाला बंगाल टाइगर या टाइगर कह लीजिए. लायन और टाइगर, फर्क कुछ सिवाय शक्ल के या डिजाइन के, जो प्रिंट इनके ऊपर बना हुआ है. एक का प्रिंट पुराना है, एक का प्रिंट नया है. इसके अलावा कोई फर्क इनका एटीट्यूड में कभी कोई गौर किया हो? कोई ज्योग्राफिक चैनल या वैसे कभी देखने का या सुनने का या पढ़ने का इत्तेफाक हुआ हो? ऊपर वाला जंगल का बादशाह है और नीचे वाला वजीर है. मतलब कुछ है, नीचे वाला भी कुछ है. थोड़ा ऊंचा. वेरी गुड पॉइंट. टाइगर इज फास्टर. ओके. एंड स्ट्रेंथ टाइगर की ज्यादा होती है. इत्तेफाक नहीं हुआ कभी मेरा कभी करने का, इसलिए. I don't think so. Anything about their killing pattern, their hunting pattern? कौन? हो सकता है. नहीं, ठीक है. Nothing to laugh यार. हो सकता है उसकी ऑब्जर्वेशन हो. ठीक है. Normally what happens is lion hunts in packs. झुंड. शेर शेरनी इकट्ठे आते हैं. कोई 3-4 और भी होते हैं साथ. ये 3-4 का 2-3 का पैक बना के आते हैं और फिर हंट करते हैं. और दे रोर, धाड़ते हुए आते हैं. ये छुप के नहीं आते हैं. ये धाड़ते हुए आते हैं, पैक्स में आते हैं, अलल ऐलान आते हैं कि आ रहे हैं भाई. ठीक है. Whereas tiger is smart chap.
टाइगर कैमोफ्लाज, हमेशा छुप के, सीक्रेटिव इन्वायरमेंट में, झाड़ियों में कहीं छुपा होगा, दरख्त के पीछे कहीं छुपा, अचानक से अटैक करेगा और स्पीड क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है फिर मौका भी नहीं देता। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं इंडस्ट्री में, ये सामने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कुछ हमारे हजरात, हमारे डिपार्टमेंट में डिफरेंट जगहों पर कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, बज़ाहिर बिल्कुल सामने नज़र आ रही हैं कि यार ये पाइप जो इसने स्कैफोल्डिंग के पाइप खड़े किए हुए हैं, इफ़ दे फेल, ठीक है, ये दे कैन हर्ट, दे कैन कॉज एन इंजरी, हो सकता है। इस पाइप के ऊपर कोई बंदा खड़ा हुआ फिर कोई काम कर रहा है, वर्क एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वी नो कि देयर इज एवरी चांस ये स्लिप हुआ, ये गया, ये नहीं बचेगा यार, ये टांग वांग तोड़वा लेगा अपनी। ठीक है जी, वेल्डिंग कर रहा है कोई उस्ताद सामने बैठा हुआ आपके, फिर वही कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं होता। ठीक है, ना उसने गॉगल्स पहनी नहीं है डार्क वाली, ना कुछ, पता है उसको कि उसने 5-7 साल ये वेल्डिंग करनी है, 8वें साल में इसकी आंखें चली जाएंगी, जवाब दे जाएंगे, लेकिन वो नहीं बाज आएगा, वो करेगा। ये आपको नजर आ रहे हैं क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर्स जो सामने नजर आ रहे हैं, हैजर्ड्स। आपको प्रोसेस इंडस्ट्री में, बीइंग अ केमिकल इंजीनियर और प्रोसेस इंजीनियर, व्हेन यू गो इनटू द प्रोसेस इंडस्ट्री, तो आपको प्रोसेस हैजर्ड्स नज़र भी नहीं आएंगे, क्योंकि सारे का सारा काम हो रहा है पाइप्स में, वेसल्स में, टैंक में, पंप, कंप्रेसर, और सब कुछ अंदर ही हो रहा है। वो को बाहर कढ़ाई में रख के तो नहीं ना आप कुछ बना रहे, तो यू कांट सी एनीथिंग। सो वो हैजर्ड्स, वो नॉलेज, फील्ड ऑफ नॉलेज जो आपके क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर्स को, जो बिल्कुल सामने सामने नजर आते हैं, उनको मैनेज करती है, उसको हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कहते हैं। और वो हैजर्ड्स दैट अराइज आउट ऑफ प्रोसेस फेलियर्स और प्रोसेस अपसेट्स, कि पाइप के अंदर कुछ उल्टा सीधा हो गया है, अब उसका असर कहाँ कहाँ तक जाएगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोसेस सेफ्टी। जो सामने सामने बाहर बाहर हो रहा है, अलल ऐलान हो रहा है, लाइन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, और जो छुप के अंदर पाइप्स में विद इन द प्रोसेस अपसेट्स और कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज हो रही हैं दैट कैन रिजल्ट इनटू डिजास्टर्स, एक्सप्लोजन्स, फायर्स, उसको हम जब डील करते हैं तो वी कॉल इट प्रोसेस सेफ्टी। ठीक है, जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट। सो फ्यू एग्जांपल्स। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में हम किसकी बात करते हैं जी? हम हमेशा बात करेंगे प्रिवेंशन की, इंजरी प्रिवेंशन की, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, वर्क एट हाइट, पर्सनल एक्सपोजर, स्लिप, ट्रिप, फॉल्स, कन्फाइंड स्पेसेस। प्रोसेस सेफ्टी, लॉस ऑफ कंटेनमेंट, लॉस ऑफ कंटेनमेंट से कहानी शुरू होती है, उसमें वर्ड है प्रिवेंशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में वर्ड है प्रिवेंशन, और प्रोसेस सेफ्टी में वर्ड है लॉस ऑफ कंटेनमेंट। प्रोसेस, जब तक प्रोसेस के अंदर है, अपनी प्रोसेस वेसल्स में है, अपने पाइप्स में है, टैंक्स में है, इट्स ओके, वहीं पर रहने के लिए उसको डिज़ाइन किया गया पूरे प्लांट को। अगर वो फेलियर हो जाता है किसी कंटेनमेंट का, कि वो टैंक से बाहर आ गया मटेरियल, पाइप से बाहर आ गया, वेंट से बाहर आ, कहीं से भी बाहर आ गया, तो फिर प्रॉब्लम शुरू हुई। जो आपने फर्स्ट एग्जांपल देखी थी, एक केस सिनारियो आपने देखा कि फ्यूल जब तक अंदर है वी आर ओके, वो फ्यूल बाहर आ गया, लॉस ऑफ कंटेनमेंट हो गई, जिस चीज़ ने उसको पकड़ा हुआ था वो फेलियर हो गई, तो प्रॉब्लम शुरू हुई। कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये फिर लक फैक्टर, इग्निशन सोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा, लीकेज कितनी ज़्यादा हुई थी, धमाका कितना बड़ा हुआ, इर्द गिर्द सिचुएशन क्या थी, लोग कितने काम कर रहे थे वहाँ पर, वो फिर लक फैक्टर। कीवर्ड्स हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में प्रिवेंशन ऑफ हार्म, और प्रोसेस सेफ्टी में लॉस ऑफ कंटेनमेंट, लॉस ऑफ कंटेनमेंट। रेगुलेशंस क्यों बनती हैं? छोड़ दीजिए इसको, आपके ख्याल में रेगुलेशंस क्यों बनती हैं, लॉज क्यों बनाए हम सेफ्टी के लिए? वेरी गुड, शाबाश। किसकी प्रोटेक्शन?
आवाम की प्रोटेक्शन के लिए, बंदों की प्रोटेक्शन की, ह्यूमन लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, बिल्कुल ठीक है जी। और कोई वजह हो सकती है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बिल्कुल ठीक है बेटा, फैंटास्टिक। एनीथिंग एल्स? एसेट की प्रोटेक्शन, बिल्कुल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं यार आपने एक एसेट खड़ा करने के लिए, एक प्लांट बनाया आपने, और अल्लाह हदायत दे इनको, ओके। और इसकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लांट, ये सिस्टम अगर चलता रहता है तो ही बहुत सारे लोगों का रोज़गार इसके साथ वाबस्ता है और सस्टेनेबल रहती है इंडस्ट्री, अदरवाइज परेशानी की बात है। ओके, बनते कैसे हैं? ILO, जैसे मैंने कहा, ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी जब कभी भी मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP वगैरह ये जब करते हैं, तो ये कुछ फंडामेंटल गाइडलाइंस देते हैं कि जनाब हर मुल्क अपने अपने वर्कर के लिए कुछ लॉज डिवाइस करेगा कि उसकी सेफ्टी हो सके, ठीक है। ये कन्वेंशन होता है, इसके ऊपर मुल्क साइन करते हैं। अगर पाकिस्तान ने उसको रेटिफाई कर दिया तो फिर पाकिस्तान के ऊपर लाजमी होता है कि विद इन सर्टन टाइम फ्रेम, विद इन 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, वो उस एग्रीमेंट के ऊपर एक लॉ पाकिस्तान के अंदर बनाए, ठीक है। इसी तरह से सारे मुल्क जो हैं वो अपने मुल्क के अंदर अंदर फिर लॉ उसका डेवलप करते हैं कि जी हम इस तरीके से अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, इस तरीके से वर्कर को प्रोटेक्ट करेंगे। एक तो ये चीज़ें गवर्न करती हैं कि ILO या कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस कह दे किसी को, या आप सार्क के या किसी और इलाकाई तंजीम के मेंबर हैं और वो डिसाइड कर ले कि भाई साहब ये करना ही करना है, तो जब आप गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये डिसाइड कर लेते हैं तो फिर आपको वापस आके बनाना पड़ता है, ठीक है। सेकेंडली, इवेंट्स गवर्नड लेजिस्लेशन। कभी कभी इतने भयानक हादसे हो जाते हैं कि सारी दुनिया को एकदम झंझोड़ के रख देते हैं, तो यार इसका कुछ करो भाई, ये उनके पास हो गया, ये हमारे पास तो हम तो नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। कुछ 2-3 नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। भोपाल पाइपर अल्फा, ठीक है, इनके मुतालिक आप मुझे बताएंगे अगली दफ़ा, ये आपकी असाइनमेंट, ठीक है। नहीं, आप बताएंगे अगली दफ़ा, ठीक। आप क्या ठीक रहे हैं, लेकिन अगली दफ़ा बताएंगे। अभी मैं ग्रुप्स बना देता हूँ और आप लोगों ने अगली दफ़ा ये प्रेजेंट करने होंगे मुझे, ठीक। जी जी, थोड़ा ऊंचा, अच्छा, हाँ, एक्सीलेंट पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। इन्फॉर्मेशन तुम्हारा 1 नंबर तो हो गया, तुम्हें पता है चेरनोबिल का, ठीक है। 6 हैं वैसे असाइनमेंट में, 6 हैं, उनमें चेरनोबिल है, ठीक है। चेरनोबिल, पाइपर अल्फा जो सबसे पहला तुम लोगों को दिखाया था, ठीक है, और 3 और है। सारे आ जाएंगे, जितने तुम लोगों को मोटे मोटे नाम याद है ना, बड़ी बड़ी फिल्में जितनी भी हैं वो सारे हैं इसमें, आगे आ रहे हैं, फिक्र ना करो। को परेशानी है यहाँ आके प्रेजेंट करने में, परेशानी होती है आप लोगों को? यार खुल के बोलो, अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो कह दूंगा कि हाँ करने हैं यहाँ पर। नहीं, सामने रहने दें, चलें ठीक है, सामने ही होगा, तो मैं बताता हूँ। उनका भी नाम बता देना मुझे, ठीक है, ताकि उनका तो लाजमी हो यहाँ पर, ठीक है। फ़ायदा क्या अगर इम्प्रूव नहीं किया तुम लोगों ने तो फिर इस पूरे सेशन का। रीजन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, जैसे मैंने कहा, ये कुछ कल्चरल बेस्ड हमारे पास लेजिस्लेशन होती है, लॉज ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, वो बनाने पड़ जाते हैं। मसलन हम रमज़ान में टाइमिंग हम लोगों को कुछ करनी पड़ती है, वैसे ये अफ्रीका और अरब कंट्रीज़ में दोपहर को 12 से 3 बजे तक वो काम नहीं करने देते डायरेक्ट सनलाइट में, क्योंकि वो डायरेक्ट, वो तो बंदा मारने के मुतरादिफ है यार, इतनी गर्मी में आप किसी को छोड़ दो बाहर, ठीक है। तो मई से ले कर सितंबर तक 12 से 3 बजे तक डायरेक्ट सनलाइट में काम नहीं करना भाई उन्होंने, छाँव में हो या ऑफिस में हो तो कर लो, ठीक है। अडॉप्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, कुछ प्रोएक्टिव कंट्रीज़ बेटा, कुछ प्रोएक्टिव कंट्रीज़ व्हाट दे डू, या ऑर्गेनाइजेशंस के
कहीं पर ये हादसा हो गया। मैं एक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का मेरा एक पेट्रोकेमिकल, मेरा एक प्लांट है, पाकिस्तान में है। मुझे पता चला कि जापान के सल्फ्यूरिक एसिड के प्लांट में एक प्रॉब्लम हुई और वहाँ पर ये हादसा हो गया। अब मैं इमीडिएटली उनकी लर्निंग, उनकी इन्वेस्टिगेशन से फ़ायदा उठाते हुए कि यार कल कल को मेरे पास ना ये हो जाए, मैं उनकी अच्छी और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो अडॉप्ट कर लूँगा, कि इससे पहले कि मेरे पास भी हो और फिर मैं सीखूँ, मैं पहले ही सीख लूँ उनसे। ठीक है, तो अडॉप्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बाज़ औक़ात गवर्न करती हैं कि, और ये फिर केमिकल मैन्युफैक्चरर्स की कोई एसोसिएशन हो, वो गवर्नमेंट से कहे कि जनाब ये लॉ बना दें, ये तो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, ये कहीं पर भी हो जाएगा, तो लॉज बन जाते हैं। ये कुछ रीजंस हैं कि वाई लॉज या रेगुलेटरी रिजीम्स दे केम इनटू बीइंग, क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है, कैसे बन जाते हैं। पाकिस्तान में कोई लॉज आप लोगों को जहन में आते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, सुने हुए हों कभी? वैसे इट्स टू अर्ली फॉर यू, आपकी एज में मुझे भी बिल्कुल पता नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था डॉक्टर। सो बट इट वुड बी ग्रेट, दैट मीन्स कि यू आर फार बेटर देन मी एट माई एज, एट दिस एज। अगर आप लोगों को कुछ पता है कानून पाकिस्तान में हेल्थ एंड सेफ्टी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई कानून कभी सुना आप लोगों ने अभी तक? वैसे तो मुश्किल है। एनीबडी? हाँ हाँ, ये भी एक कानून है, पाकिस्तान में है कानून कि दरख्त नहीं काटने। ठीक है, नहीं नहीं, ये बिल्कुल कानून है, यू कैन नॉट कट द ट्रीज पब्लिक प्लेसेस या इस तरह से कुछ, आई डोंट नो उसका। लेकिन इस कानून की तशरीह ये है, इस शेर में शायर ये कहना चाहता है कि जब तुम दरख्त काटो तो किसी को पता ना चले। इस शेर में शायर ये कहना चाह रहा है। ठीक, समझ गए ना? एक्शन ले सकती है, अच्छा, अल्लाह खैर, कानून हरकत में आ गया। और बच्चे, कार्स में कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज करने, ये लॉ बन गया है पाकिस्तान में। तो यार अभी पुरानी में खुदा का नाम ले क्या कर रहा है, करोला 86 अभी भी देख रहा हूँ मैं, मुझे मारते हुए बच, अभी मुझे टक्कर मारने लगी थी, उसमें कहाँ से आ गया कैटालिटिक कन्वर्टर? वो मेरा मतलब चली जा रही है सारी, अल्लाह माफ़ करे। अगर लॉ बन गया है तो ठीक है, इम्प्लीमेंटेड शायद उस तरीके से नहीं है अभी, लेकिन ठीक है, ये दिस कुड बी अब। लेकिन ये दोनों इन्वायरमेंटल हैं। सेफ्टी, चौरी साहब, सेफ्टी कुछ नहीं, इजी है, ओके। अच्छा, कवानीन अगर आपने ढूंढने हो, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये लेबर लॉज में हमारे है वर्किंग आवर्स जो हैं। आवाज़ आएगी कि नहीं? लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस है कि उठा के खोले तो आवाज़ नहीं आती। ठीक है, अब टाइम वी है। पाकिस्तान के लॉज अगर आप लोगों ने ढूंढने हो, मुझे नहीं पता पाकिस्तान गवर्नमेंट की कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली कोई ना कोई होगी ज़रूर, कोई ना कोई होगी ज़रूर। लेट मी एडमिट कि ये मेरी इग्नोरेंस है, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट्स में से कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पर एक लिस्ट ऑफ लॉज आप ढूंढ सकें या टॉपिक वाइज आप लॉज ढूंढ सकें कि विमेन राइट्स के ऊपर जी लॉज की लिस्ट दे दें मुझे नहीं पता कि मिलेगा कि नहीं। ठीक है जी, मेरे एज अ सिटीज़न राइट्स की कोई आई डोंट नो, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन क्या है नहीं पता। सिमिलरली अगर मैं कोई लिस्ट, कोई क्वेरी डालूं कि भाई पाकिस्तान में हेल्थ एंड सेफ्टी या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के मुतल्लिक कोई कवानीन हैं तो बता दो यार, मुझे नहीं मिला, सच्ची बात है, मुझे नहीं मिला। मुझे मिला जाके ILO से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पास के पाकिस्तान पेज के ऊपर जाएं और वहाँ पर रेलेवेंट सेक्शन में आप जब इसको सर्च करेंगे तो दे गिव यू अ कंप्लीट लिस्ट कि हेल्थ एंड सेफ्टी किसी ना किसी तरह से जो अफेक्ट करती है पाकिस्तान में, वो कवानीन कौन कौन से हैं। पढ़े जा रहे हैं, नहीं पढ़े जा रहे? चलो कोशिश करते हैं। द खैबर पख्तूनख्वा बॉयलर्स एंड प्रेशर वेसल्स एक्ट 2016, बलोचिस्तान बॉयलर्स, द सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, खैबर पख्तूनख्वा फैक्ट्रीज एक्ट 2013, फैक्ट्रीज अमेंडेड 2012, बॉयलर्स एंड वेसल्स 2009 पाकिस्तान का, हैज़ार्डस सब्सटेंसेस 2003,
बॉयलर एंड प्रेशर वेसल ऑर्डिनेंस 2002 सॉरी, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2001, न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन 1996, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991। कुछ पढ़ा जा रहा है जी? ये ब्लू वाला पढ़ा जा रहा है, ILO और .org वाला। डॉक लेबर्स हैं जी, माइंस एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन है, सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी, बॉयलर्स एंड प्रेशर वेसल एक्ट, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, द एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस। कुल मिला के बेटा पाकिस्तान में कवानीन की सिचुएशन जो है, कुल मिला के हेल्थ एंड सेफ्टी और प्रोसेस सेफ्टी के ऊपर, वो एक वर्ड में डिफाइन होती है, उसे कहते हैं शर्मिंदगी। ये सारे किसी ना किसी तरह छोटा मोटा को हेल्थ एंड सेफ्टी का एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं, डायरेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी के मुतालिक कोई कानून नहीं। सबसे बड़ी जो हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रोविजंस आज की तारीख में एग्जिस्ट कर रही हैं वो हैं 1934 का फैक्ट्रीज एक्ट। 1934 का फैक्ट्रीज एक्ट जो पूरे पाकिस्तान में राइज है, और वो डिफाइन करता है हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी के रेगुलेशंस क्या हैं। एंड वी आर सिटिंग इन 2024, ऑलमोस्ट 90 साल पुराना। ऑब्वियसली 1934 में गोरा साहब ने बना दिया होगा, मेहरबानी उनकी, और उसकी प्रोविजंस ऐसे गले पड़ती हैं कि 100 साल पहले की जो सेफ्टी प्रोविजंस हैं वो आज के दौर में कोई भी ऑडिटर आए, कोई भी चेक करने वाला आए, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आए, तो लॉ वही है, वो चेक आपको उसके अगेंस्ट ही करेगा और फाइन भी उसके अगेंस्ट करेगा। ठीक है, उसमें लालटेन की रिक्वायरमेंट है। लालटेन समझते हैं आप? यू गॉट इट? लालटेन की रिक्वायरमेंट है कि जी एमरजेंसी सिग्नलिंग के लिए आपके पास लालटेन होनी चाहिए। अब आज की तारीख में किसी फैक्ट्री में जाके कोई लालटेन का पूछ ले तो जुर्माना ही है ना। उसमें पब्लिक के लिए स्पिटॉन्स की रिक्वायरमेंट। स्पिटॉन्स पता आप? मुश्किल है। स्पिट, थूकदान या उगालदान, लोग पान खाया करते थे, थूक फेंका करते थे, तो उन्होंने कहा जी ये जगह जगह आप ये लगवाएं। ठीक है, अब तो फाइन ही है। अब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं उस लॉ के अंदर। ये 1934 का लॉ है, बट इट डज एग्जिस्ट। सिंध ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया 2016 में। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन या पंजाब में ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये कुछ एक्ट बनाने की कोशिशें हो तो रही हैं, ठीक है, विच आर पॉजिटिव साइंस, लेकिन ये अप्रूव हो के इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज कितनी होगी, आई डोंट नो। It's not a focus area for our governments or people sitting at the top. So occupational health and safety is not a focus area, you can just say. So it's kind of ignored, but in laws को implement करना, in any case, law of the land is the top priority for any organization, especially multinationals. They are very sensitive about laws of land. तो लॉज को इम्प्लीमेंट करना उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। दे डू इट, हाउएवर दिस इज़ नॉट ओनली द एरिया जो सिर्फ उन्होंने कंप्लाई करना है। असल जो हमें अप टू डेट गाइडेंस मिलती है, अप टू डेट जो गाइडेंस हम लोग लेते हैं एज अ प्रोफेशनल, ठीक है, ओशा से लेते हैं जी, हम हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव से लेते हैं। ये ब्रिटिश यूके का है, हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव इनकी अथॉरिटी, इससे हम लोग लेते हैं गाइडलाइंस, और मेजॉरिटी ऑफ द गाइडलाइंस हम ओशा से लेते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, यूएसए। स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स, ये सारा कुछ यहाँ से हम लोग मोस्टली स्टार्ट यहाँ से होते हैं। लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशंस और कॉरपोरेशंस इस लेवल पर आ चुकी हैं कि वो अपनी जो 50-50 साल से काम कर रही हैं या 100-100 साल से काम कर रही हैं, उनके पास अपना
इतनी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि वो इम्प्रूव करते करते बहुत ऊपर आ चुके हैं, ठीक है, एंड एवरी डे दे आर इम्प्रूविंग, चेंजिंग। बहरहाल ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं और अपना काम चलाते हैं। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि आइडेंटिफाई the health and safety provisions, identify the health and safety provisions in Factories Act 1934। 1934 के फैक्ट्रीज एक्ट में हेल्थ एंड सेफ्टी के मुतल्लिक क्या क्या बातें की गई हैं, ये आप अगली दफ़ा मुझे बताएंगे, ठीक है जी। हैज़र्ड और रिस्क ये बार बार इस्तेमाल होती हैं, कभी ये इस्तेमाल होता है, कभी वो इस्तेमाल होता है, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन अ हैज़र्ड एंड अ रिस्क। हैज़र्ड इज व्हाट? इज द पोटेंशियल फॉर हार्म or an adverse effect, anything, any situation, any act that can cause harm, that has a potential to cause harm, potential to cause harm is hazard। दो हैज़र्ड इस रूम में बता दीजिए, ऐसी दो चीजें जो नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है, दोस्तों के अलावा, मतलब उनका नाम नहीं लेना कि तुफैल और हमीद, इनका नाम नहीं लेना ऐसे, मतलब हाँ पंखा, क्यों? फैंटास्टिक, गिर सकता है कोई, ये जैसे ऊपर लगी हुई चीजें ये गिर सकती हैं, नहीं गिर रही, छोड़ दें अभी। पोटेंशियल टू कॉज हार्म, इसमें पोटेंशियल तो है ना बच्चे, ये गिरेगा, ओके, दैट्स अ हैज़र्ड। सेकंड, स्लिप, जो वॉकिंग सरफेस है, वॉकिंग सरफेस पे हम स्लिप ट्रिप कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। एनीथिंग एल्स? इलेक्ट्रिसिटी है, नुकसान पहुंचा सकती है, बिल्कुल पहुंचा सकती है, पहुंचा नहीं रही वो बाद में देखेंगे क्यों नहीं पहुंचा रही, लेकिन पहुंचा सकती है, ठीक है। सो ये है जी हैज़र्ड, कोई भी ऐसी चीज़ जो नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। मैंने फिर याद कराया कि दोस्त इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, वो फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे, ये इसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में शामिल नहीं करना उनको, ठीक है। हैज़र्ड, एनीथिंग दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। लाइक्लीहुड कितना करती है, चांसेस कितने, प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, ये हैज़र्ड है, परेशानी है, गिर सकता है, चांसेस, ऐसे तुक्का लगाना है, चांसेस गिर सकता है, कब? अभी तक तो कोई चांस नहीं है जी, हमने नहीं देखा एग्जाम्पल, ठीक है। नेट पे सर्च करके देखिएगा, आपको वो एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे, इसका मतलब गिरता भी है, गिरता भी है, पंखा गिरता भी है, कितना, इसको एक डिफाइन करना है हमने, ठीक है। तुमने कर लिया डिफाइन आपस में? साल में एक दफा नहीं, 5 साल में एक दफा नहीं, 10 साल में एक दफा, 25 साल में एक दफा हो सकता है, 100 साल में एक दफा। इंडस्ट्रीज में ये बिल्कुल करते हैं, 100 साल में, 1000 साल में एक दफा हो जाएगा, या 10,000 साल में एक दफा हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करते हैं, और ये इंडस्ट्रियल डाटा हमें डिफाइन करता है कि जनाब ये इतनी जगह पर ये चीज़ें लगी हुई हैं, उनमें से एक जगह पर एक दफ़ा ये गिरा है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बन सकती है। लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी कि हो कितना सकता है, द चांसेस दैट समथिंग विल हैपन, ये भी डिटरमिन करना होता है। सिविरिटी, द डिग्री ऑफ समथिंग अनडिजायरेबल और सीरियसनेस, गिर गया, क्या सिविरिटी है, गिर गया तो सिविरिटी क्या है, कितना बुरा होगा,
ठीक है, मोच आएगी, रगड़ लगेगी, सर फटेगा, फर्टेलिटी होगी, जान से गुजर जाएंगे, शहीद होंगे, क्या होगा भाई, होगा क्या? तो सिवियरिटी, या जब आप इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट बात करते हैं तो कितने एरिया को नुकसान होगा, वाटर टेबल को क्या नुकसान होगा, एयर के अंदर हमारा जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं कि जब ये उसमें शामिल हो जाए तो कितनी दूर तक कितना एरिया अफेक्ट करेगा ये होती है सिवियरिटी। कि हो गया, अगर हो गया, पहले तो होने के चांस कितने हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी इसको कह लीजिए, और सिवियरिटी कि अगर हो गया तो करेगा क्या, कितना बुरा हो सकता है, ठीक है। The product of probability and severity is called risk. आप चले थे हैजर्ड से, कोई भी चीज जो नुकसान पहुंचा सकती है, पोटेंशियल टू हार्म, ठीक है। और रिस्क क्या है कि अगर वो हो गया तो कितना नुकसान पहुंचा देगी। प्रोडक्ट है फ्रीक्वेंसी के कब कब होगी, फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय सिवियरिटी कि अगर हो गई तो कितना नुकसान पहुंचाएगी। 2 साल में या 5 साल में चांस है कि ये एक दफ़ा गिरेगा और डायरेक्टली नीचे जो बंदा होगा उसकी शहादत ही होगी, ठीक है जी। ये है रिस्क, ये है रिस्क। नहीं, अभी नहीं हो रहा, बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा। बेटा शहीद मैं करार दे रहा हूँ, जिनके पास डिसीजन पावर है वो पता नहीं देते हैं कि नहीं, ठीक। और ख़ास तौर पर जब पता चल गया कि इसके नीचे बैठने से शहादत होती है तो अब ये खुदकुशी होगी, तो इसकी फैंटी है, इसकी शहादत के चक्कर में ना बैठे रहना। रिस्क बच्चे, अब नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम लोग कोई भी आइटम या कोई आर्टिकल खरीदने जाते हो मार्केट में, देयर इज अ यूनिट एसोसिएटेड विद इट। 1 kg, 10 kg, 1 टन, 5 लीटर, वट एवर यूनिट्स यू आर यूजिंग, ठीक है जी, आप वो यूनिट्स में लेते हो उसको। रिस्क कितना है? काफ़ी है। आपका काफ़ी, इनके लिए होगा कुछ नहीं होगा। सो what do we do here to quantify or to semi quantify risks? क्या किया जाना चाहिए? We use a risk matrix, जी, हम एक रिस्क मैट्रिक्स बनाते हैं। कमोबेश प्रिंसिपल्स इसके सेम होते हैं तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में। कुछ इसको 3x3 का मैट्रिक्स बना लेते हैं, कुछ 4x4 का, कुछ 5x5 का। मैंने इससे भी बड़े मैट्रिक्स देखे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन 3x3 से भी काम चल जाता है, बहुत छोटा है। 4x4 ओके, 5x5 इज काइंड ऑफ आइडियल एक मैट्रिक्स है जहां पर आप डिफाइन कर सकते हो अपने लेवल्स किस चीज के। रिस्क क्या है, प्रोडक्ट किसकी है रिस्क, प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी, और सिवियरिटी या कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। इन दोनों की प्रोडक्ट है, तो इन दोनों को ले लेते हैं, एक को एक्स पे ले लीजिए, एक को वाई पे ले लीजिए और डिफाइन कर दीजिए, ठीक है जी, कि क्या आपके लिए वर्स्ट है और क्या आपके लिए आइडियल है, ठीक है। स्टेप वाइज, लाइक लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस, वेरी अनलाइकली, नंबर 1 हैजंट अकर्ड बिफोर, पहले कभी हुआ ही नहीं यार, आज तक सुना ही नहीं, ना कभी इंडस्ट्री में ना कभी डोमेस्टिक लाइफ में, ऐसा तो नहीं होता, ओके। 2 स्लाइट, रेयरली अकर्स, हाँ कभी सुना है, दूर दराज। 3 फिजिबल, पॉसिबल बट नॉट कॉमन, हो सकता है लेकिन इतना कॉमन नहीं है। 4 लाइकली, हैज बिफोर, विल अगेन, हो चुका है, हमारे पास भी हो सकता है भाई साहब। 5 वेरी लाइकली, अकर्स फ्रीक्वेंटली, ये हर तीसरे महीने ही हुआ होता है भाईजान, आदि मुजरम है, ये काम होगा ही होगा, ठीक है।
ये आपने उसकी लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस या फ्रीक्वेंसी आपने डिफाइन करनी है इन स्टेजेस के ऊपर, इनमें से किस स्टेज में वो फॉल करता है। और दूसरा एक्स में आपने सिवियरिटी उसकी, सबसे बुरी आउटकम क्या हो सकती है हमारे लिए, फर्टेलिटी, इंसानी जान से हाथ धो बैठे। नंबर 5 पे है फर्टेलिटी, 4 पे है जी मेजर इंजरी, ठीक है जी। नंबर 3 पे है सीरियस इंजरी या डे इंजरी, 7 डे इंजरी इसको डिफाइन किया हुआ है कि 7 दिन के अंदर अंदर आप वापस काम पर वापस आ जाएं। नंबर 2 पे है जी सिग्निफिकेंट इंजरी अप टू 7 डेज, ठीक है जी। और नंबर 1 है माइनर इंजरी, नो लॉस टाइम, जस्ट फर्स्ट एड, पट्टी वट्टी बांधी, बैंडेज बुंडेज की, कोई स्प्रे व्रे किया और वापस काम पे आ गए जी। फर्स्ट एड इंजरीज वो तो स्पोर्ट्समैन को भी हो रही होती है, ग्राउंड में आपने देखा है ना, फुटबॉलर्स को वो आते हैं जनाब, वो फ़ौरन स्प्रे किया, थोड़ा सा सेट किया, वापस चला गया जी। क्रिकेटर्स को जनाब उन्होंने बैंडेज बांधी उसी टाइम पर, ठीक है जी, एक गोली खिलाई और वापस भेज दिया ग्राउंड में। ये फर्स्ट एड्स हैं, ये उनकी ऑक्यूपेशनल इंजरीज हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन सिचुएशन कमोबेश यही होती है। तो इस तरह की चीज़ हो तो ये फर्स्ट एड है। अगर उसमें कोई टाइम ज़ाया हो थोड़ा 7 दिन तक तो वो माइनर, 7 दिन से बड़ी हो जाए तो उससे सिग्निफिकेंट इंजरी है। और अगर लॉस टाइम आपका हो जाए कि जी बंदे काम पे आने के काबिल ही नहीं रहा, ठीक है जी, काफ़ी दिन लॉस्ट हो गए उसमें, ठीक है, तो एक मेजर इंजरी की कैटेगरी। और फाइनली फर्टेलिटी। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते चले जाइए और इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि मोस्ट हैजर्डस ये सिचुएशंस हैं, मोस्ट डेंजरस, हाईएस्ट रिस्क यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और ये तब आ रहा है कि जब ऐसा कोई काम जो वेरी लकीली अकर्स फ्रीक्वेंटली हो रहा है और उसके नतीजे में फर्टेलिटी भी होगी, तो सबसे पहले इसको फोकस करो भाई, इसको रोको, इसके लिए कंट्रोल्स बनाने शुरू करो, इसके लिए कुछ उपाय करो ताकि इस काम को रोका जाए, ठीक है, या काम को सेव किया जा सके। फिर आप रेड जोन में आते हैं, फिर आप ऑरेंज, येलो और ग्रीन, कुछ करेंगे तो ठीक है, ना भी कुछ करेंगे तो काम चल रहा है, इट्स ओके, इतना कोई रिस्की काम नहीं है, ठीक है। दिस इज हाउ आई सेमी क्वांटिफाई रिस्क्स बेस्ड ऑन देयर प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी एंड द सिवियरिटी। और इन दोनों की प्रोडक्ट का जो है ये काम आप सिंपल कर सकते हैं, जैसे 3 में होगा, नंबर 3 पे आ जाएगी फर्टेलिटी, मेजर इंजरी, और यहां पर उसकी सिवियरिटी आप रख देंगे फर्स्ट एड, कहानी खत्म हो गई। वहां पे होने का चांस नहीं है, कुछ है, लाजमी है, फ्रीक्वेंसी आप डिफाइन कर देंगे। सिमिलरली जब आप 4 वाला बनाएंगे, डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सूट क्या करता है, तो ये डिफरेंट होते हैं, कोई एक फिक्स नहीं है। रिमेंबर दैट बच्चे, यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो कोई भी गलत नहीं होता, डोंट चैलेंज देम। वो उनकी साल की मेहनत है, वो अपने एक्सपीरियंस से उस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें 3x3 का मैट्रिक्स सूट करता है, 4x4 का सूट करता है, या 5x5 का सूट करता है। ऑल आर ओके इफ इट इज़ वर्किंग फाइन फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशंस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ठीक है वो ठीक है, ठीक है जी। ओके, एनी क्वेश्चंस? 2 काम करने हैं आप लोगों ने, 2 काम बता रहा हूं आपको। नंबर 1, फैक्ट्रीज एक्ट की हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोविजंस। नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज on the basis of pollutant levels, on the basis of pollutant levels. रेफरेंस इसमें लिख लीजिएगा बेटा, नोट कर लीजिएगा, कैपिटल में PEPA 1997 और 1999, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट PEPA, आई थिंक इट्स 1997, ठीक है जी, 97 है, PEPA 1997, ये एक्ट है पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट
अब ये नहीं हो सकता बच्चे कि ये इन्वायरमेंट, क्योंकि सेफ्टी की साइड का तो हमने फैक्ट्रीज एक्ट का एक असाइनमेंट वो पकड़ ली हमने, ठीक है जी। और एक ये इसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा काम करना है कि इन्वायरमेंटल साइड के ऊपर ये हो नहीं सकता कि एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, कोई ऑयल से रिलेटेड है, कोई रिफाइनरी है या फर्टिलाइज़र प्लांट है, उसके पोल्यूटेंट्स का लेवल, जितनी पोल्यूशन वो और जिस मिकदार में, जिस तेज़ी के साथ वो फैला रहा है या कोशिश कर रहा है उसमें, और एक पेपर इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई फ़र्क ना हो। इनकी पोल्यूशंस के लेवल बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से इनकी रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसीज भी डिफरेंट होती हैं। कुछ को हम कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी बताया करो, रिपोर्ट जमा कराया करो अपनी इन्वायरमेंट। कुछ को हम कहते हैं कि भाई ज़रा आराम से करा दो, इतनी कोई परेशानी नहीं है, तुम लोग नहीं तंग कर रहे इतना इन्वायरमेंट को, खैर जारी रखो। तो इट इज़ जस्ट अ हिंट, यू हैव टू टेल मी द क्लासिफिकेशंस। अच्छा, आप लोगों के रोल नंबर्स क्या हैं? रोल नंबर्स कैसे हैं, कैसे क्या नॉमेनक्लेचर है आप लोगों का? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कैसे मतलब चलते हैं आप लोगों के? क्या है? 1 2 3 4। 1 कौन है? अच्छा, और लास्ट कौन है? लास्ट में कौन है सबसे मैक्सिमम? 58। कौन है भाई 58? 64। अल्लाह अकबर। ये ईद की छुट्टियों में ये 5-6 लोग बढ़ गए, 58 से 64 हो गए। एनीवेज, आप लोगों के पास इनके पूरा रिकॉर्ड है ईमान? सारी चीज़ें मौजूद हैं इन लोगों, ठीक है जी। बच्चे ये आप लोगों ने बाय व्हाट टाइम दे नीड टू सबमिट दिस? डेडलाइन बस 10 मई से पहले पहले जमा कराएंगे, ठीक। 10 मई। वैसे तो इनको जिस दिन ये 1 घंटा बैठ गए, जिस दिन ये ज़िंदगी में 1 घंटा भी ज़्यादा ही है, 1 घंटा ये बैठ गए, उस दिन ये दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। चले, that's it, that's all from my side. If you have any questions related to this or any other or this profession, please go ahead, this is your time to ask. 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, एक तो पल्ले ही कुछ नहीं पड़ा, जान छोड़े सर जी, जाएं आप भी जाएं हम भी घर जाएं, ठीक है। और दूसरा ये कि सारा ही समझ में आ गया, विच इज़ हाईली अनलाइकली, फ्रीक्वेंसी उसकी काफ़ी कम है मेरे तजर्बे में, ठीक है। तो इन एनी केस अगर क्वेश्चंस ना आए तो इसके 2 ही मतलब होते हैं, वो दोनों मैंने आपको बता दिए। तो इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, वी आर गुड टू गो। थैंक यू वेरी मच, टिल वी सी ईच अदर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।